हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टूर विद एलेक्स शाक्य पर। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। लद्दाख एक ऐसी जगह जहाँ से हम में से हर कोई कभी न कभी एक बार ज़रूर जाना चाहता है। हम में से सभी लद्दाख की खूबसूरती से पहले ही रूबरू हैं। इस वक्त जो आप नज़ारा देख रहे हैं वह स्पितुक का है। यह वही जगह है जहां हमने अपना 1 महीना बिताया लद्दाखी लोगों के बीच। और सबसे मजे की बात तो यह है कि इस जगह पर रात के 8 बजे अंधेरा होता है। वैसे तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में शाम को 6 बजे के बाद दिन ढलने लग जाता है, कभी कभी 5 बजे के बाद भी। लेकिन जब हम यहाँ पर जून के महीने में थे तो 8 बजे के बाद ही अंधेरा हुआ करता था। यहाँ पर मिट्टी के बने हुए घर आप देखेंगे, ऐसी ईंटें जो शायद पकी हुई भी नहीं है, उसके घर यहाँ बनाए जाते हैं। हमने जिस घर को हायर कर रखा था वह स्पितुक मोनेस्ट्री के बिल्कुल करीब ही है। घर की गलियों से बाहर निकलते ही हमें खूबसूरत पर्वतों का नजारा देखने को मिलता है, जिस पर छाई हुई बर्फ रात के अंधेरे में भी खूब चमकती है। घर के बाहर खिड़कियों पर लकड़ियों को बहुत ही खूबसूरती से तराशा जाता है, जो देखते ही बनती है। चलिए अब हम बढ़ चलते हैं उस घर की तरफ जहां हम रहा करते थे। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि एक लद्दाख की ट्रिप में कितना खर्चा आएगा, कितना कम और कितने अधिक में आप एक अच्छा सफर तय कर सकते हैं। और लद्दाख जाने के पहले आपको कौन कौन सी तैयारियां पहले ही कर लेनी चाहिए और कितने सेफ तरीके से रहना चाहिए। एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, ये है मेरा रूम, जो कि बहुत ही हमने बजट में लिया हुआ है रहने के लिए। एंड दिस इज़ माय स्टडी टेबल। My books, I keep it here, and some stuffs, and this is my first aid box, and his chair to sit, and ये है मेरा बेड, छोटा सा एक गद्दा बिछा हुआ है फ्लोर पे। ये है मेरा कपड़ा रखने का बैग, एंड दिस इज बिग विंडो। आप देखेंगे यहाँ से बाहर का नज़ारा दिखता है। ये विंडो काफ़ी बड़ी है, जो काफ़ी पर्याप्त रोशनी देती है रहने के लिए, पढ़ने के लिए। लद्दाख में जो फ्लोर होता है, ये जो फ्लोर है, यहाँ पर टाइल्स नहीं लगी होती। रीज़न ये है कि ठंड के मौसम में यहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है, और जैसा कि मैंने और भी वीडियोज़ में बताया कि -30 डिग्री तक या 23 डिग्री तक के टेम्परेचर जाता है। इसलिए यहाँ कारपेट बिछाया जाता है डायरेक्ट। कुछ इस तरीके से मैं आपको पलट कर दिखा रहा हूँ। ये फोम की शीट है। ओके, ये आप देखेंगे फोम की शीट है, एंड इसके नीचे ये पन्नी रखी गई है, एंड इसके नीचे कुछ कपड़ा है, एंड इसके नीचे डायरेक्ट आपका मिट्टी का फ्लोर है। तो मोस्टली घरों में
आपको बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ का वेदर अलग होता है, सारी चीज़ें लाइफस्टाइल अलग होती है। एंड ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसा नहीं है कि ये कारपेट बिछा हुआ है तो अच्छा नहीं लगेगा या कंफर्टेबल नहीं होगा। ये बिल्कुल फीलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट फीलिंग है, और यहाँ के ठंडे वेदर के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ रहने में, बैठने में, उठने में। कई बार तो मैं भी यहाँ यूँ ही बैठ जाता हूँ, जैसे आप देखेंगे मैं इस वक्त यहाँ बैठ गया हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। एंड यहाँ के घर भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं अंदर से। एंड आपको मैं रूफ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इनका जो सीलिंग है वो भी लकड़ी का बना हुआ होता है, वुडन मेड होता है। अगर आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर खड़ा करना है तभी आपका मतलब यहाँ पर स्लैब खड़ी होती है, अदरवाइज नहीं होती। एंड यहाँ पर शायद एयर पास होने के लिए, पता नहीं किस चीज़ के लिए बना हुआ है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। बट अक्सर यहाँ से पेड़ों के पत्ते गिर जाया करते हैं और थोड़ा सा फ्लोर कारपेट पे गिर आते हैं। एंड आप देखेंगे कि ईंटें जो हैं यहाँ पर मिट्टी की बनी हुई होती है। मुझे नहीं पता ये पूरी तरह से पकाई भी जाती है या नहीं, बट ऐसा ही होता है। और इन्हीं ईंटों के ऊपर अगर आपको प्लास्टर करना है तो सीमेंट का प्लास्टर किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। लेकिन अंदर की जो है जुड़ाई ऐसी ही होती है, मिट्टी के पत्थरों की। एंड आप देखेंगे ये जो जुड़ाई है ये मिट्टी से हुआ है। कुछ इसमें शायद मिक्स किया गया होगा, आई स्टिल डोंट नो, पर कुछ तो मिक्स किया जाता होगा। एंड ये मेरे रूम की विंडो है। बहुत खूबसूरत पौधे यहाँ लगे हुए हैं। एंड ये रूम है मेरे फ्रेंड का। एंड इस रूम में इस साइड में ये जो पोर्शन यहाँ पर किचन है। अभी वो काम कर रहे तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा उन्हें। एंड ये हमारा गेट है। एंड अब मैं आपको यहाँ की सबसे ऐसी चीज़ दिखाना चाहूँगा जिसे आप देख करके शायद चौंक जाएंगे। तो सबसे चौंका देने वाली चीज़ है यहाँ की टॉयलेट। आपको लद्दाख में मोस्टली 90% जगहों पर ऐसी ही टॉयलेट देखने को मिलेगी। वो इसलिए ऐसा मैं आपको अंदर तो और नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको खुद को ऑड फील होगा, बट इसका रीज़न कुछ ये है कि यहाँ पर खाद बनाया जाता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका खाद निर्माण किया जाता है। यहाँ के लोग बिल्कुल ऐसी ही लाइफ स्टाइल जीते हैं और इसमें शर्मिंदा होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल है। तो ये है हमारा छोटा सा रूम जो कि काफ़ी प्यारा है बजट में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ का रेंट कितना देता हूँ। तो मैं और मेरा फ्रेंड हम दो लोग यहाँ रह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर लद्दाख में आए ही थे कुछ टाइम ज़्यादा स्पेंड करने के लिए। लगभग 2 मंथ्स 1.5 मंथ ऐसा ही कुछ हमारा प्लान था। वो इसलिए क्योंकि वो वर्किंग है एंड उनको सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो वो ये 2 ही दिन हम घूम सकते थे, कंटिन्यूसली हम नहीं घूम सकते थे। एंड मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि मेरा भी स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो मुझे भी पढ़ना होता है, मुझे अपने काम भी करने होते हैं क्योंकि मैं एक वेडिंग सिनेमाटोग्राफर हूँ। मेरे पास बहुत सारे टास्क होते हैं करने के लिए। इसके अलावा मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, तो मुझे पढ़ाई भी करनी होती है। तो यहाँ का जो रेंट हम पे कर रहे हैं दैट इज़ 7,000 पर मंथ। तो अब मैं ये बताना चाहूँगा कि 7,000 में हमें क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था कि यहाँ मेरा स्टडी टेबल है, तो इसी तरीके से हमको सारी फैसिलिटी दी गई है। फिर चाहे वो गद्दा हो सोने के लिए, चाहे वो ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट हो, चाहे बिछाने के लिए चादर हो, चाहे खाना बनाने के लिए बर्तन हो, गैस हो, चूल्हा हो, ये सारी चीज़ें हमको दी गई है। हाँ, अब रही बात कि बर्तन तो हमें मिल गए, चूल्हा तो हमें मिल गया, बट सिलेंडर का पैसा हमें खुद पे करना है।
तो हमने सिलेंडर का पैसा पे किया, राशन जो हमें ख़रीदना था वो हमने खुद ख़रीदा। तो ये सारी चीज़ें हमने इस तरह से मैनेज की। तो लगभग ये मान करके चलते हैं, अगर सिलेंडर का मैं कॉस्ट जोड़ दूँ तो हमको लगभग 8,200 समथिंग कुछ पड़ रहा है ये पर मंथ। लेकिन सिलेंडर तो 1 महीने में ख़त्म होना नहीं है, क्योंकि 2 लोगों का खाना बनना है। तो ये मान कर चलिए लगभग 2 ढाई 3 महीना तो चलेगा, बट हम तब तक यहाँ रहेंगे भी नहीं शायद। तो मेरा तो अभी क्या, हमारा भी लास्ट ट्रिप होने वाला है, कल हम लास्ट ट्रिप पे निकलने वाले हैं। तो उसके बाद कुछ दिनों के प्रोग्राम के बाद मैं शायद यहाँ से निकल जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब आपको बताना चाहूँगा लद्दाख की लाइफ के बारे में। तो लद्दाख के जो लोकल पीपल्स हैं वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टूर नेपाल का किया था, तो नेपाल के लोग भी मुझे काफ़ी पसंद आए थे बाय नेचर। यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। ये होता है ना कि मतलब एक जनरेशन चली आती है जो थोड़े से अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग नहीं होंगे, बुरे लोग भी होते हैं, क्योंकि ये तो मन की बात है। किसी का मन साफ है, किसी का मन बुरा है, तो इसमें हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि सारे लोग अच्छे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुरा निकलता है। बट मोस्टली अगर रेशियो देखा जाए तो अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा है। अगर आपको लद्दाख टूर करना है तो आपको लगभग कितना बजट अपने पास रखना चाहिए? तो सबसे पहले हम इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। 2 अलग अलग तरीके के लोग होते हैं कि वो किस तरीके से टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो एक मैं हूँ जो यहाँ पर 1 महीने से हूँ और यहाँ पर रेंट पर ले करके घर रह रहा हूँ। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पर रह रहा हूँ तो मेरा बजट ज़्यादा जाना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा खर्चे में आ जाएगा कि मैं अलग से रेंट पे कर रहा हूँ, खाने का खर्चा उठा रहा हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो थोड़ा सा बजट ज़्यादा चला जाता है। और दूसरे वो हैं जो सिर्फ आते हैं, घूमते हैं, कुछ दिन टाइम स्पेंड करते हैं, 4-5 दिन, 6 दिन, 15 दिन और चले जाते हैं। तो इसमें कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जैसा कि मान लीजिए आप यहाँ पर आ रहे हैं, तो सब जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मैं बाई ट्रेन आया, मैंने एसी वाला जो है बुक किया टिकट। तो मुझे जो टिकट का कॉस्ट था वही 2,000 रुपये पड़ गया, राइट। एंड देन फिर जब हम दिल्ली पहुँचे, दुर्ग छत्तीसगढ़ से जब हम दिल्ली पहुँचे बाई ट्रेन, तो 2,000 तो वहाँ पे टिकट के खर्च हो चुके थे। देन हमने यहाँ से प्लेन हायर किया, तो प्लेन का कॉस्ट लगभग 4,000 रुपये था पर हेड लेह तक का। तो इकोनॉमी इसमें आए हम टिकट कटा करके, तो 4,000 रुपये हमको पड़ा टिकट का। तो ये हो गया लगभग 6,000 रुपये यहाँ पे खर्चा। अब इसके अलावा हमने क्या किया था कि दिल्ली में हम स्टे भी किए थे, क्योंकि हम एकदम से हौश पौश नहीं हो सकते कि तो कोविड का टाइम है ना, बहुत सारी टेस्टिंग होते हैं एयरपोर्ट पे। तो ये सारी चीज़ें, तो लगभग 3 घंटा तो पहले हमें पहुंचना पड़ता है एयरपोर्ट फ़्लाइट के पहले। तो बहुत सारी चेकिंग होती है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती है, उसको पूरा करते करते टाइम लग जाता है। तो हमने ये सोचा कि दिल्ली पहुँच करके हम एक रेंट पे ले लेंगे, होटल में रह लेंगे 1 डे। तो हमने वहाँ पे 500 रुपीज़ पे किया। तो ये हो गया लगभग 4, 5, 6, 6,500 रुपये का खर्चा। फिर हमने 500 का लगभग खाना भी खा लिया, 500-600 का। तो ये हो जाता है लगभग 6,500-7,000 के आसपास। 7,000-7,500, 8,000 हमने वहाँ पर खर्च कर दिए थे। ये मान करके चलिए थोड़ा बहुत घूम फिर भी लिए थे, दिल्ली में इधर उधर चले गए थे। थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया था हमने खाने पीने में। जामा मस्जिद चले गए थे उस साइड, चांदनी चौक साइड खाने वाने का बहुत अच्छा मिलता है। जामा मस्जिद के सामने जो फूड मार्केट है वो तो बहुत लाजवाब है, बहुत बेहतरीन खाना आपको खाने को मिल जाएगा, टेस्टी। तो आप बीच कभी दिल्ली वहाँ से मतलब वाया दिल्ली होते हुए आ रहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। जामा मस्जिद के सामने से रोड जाती है फूड मार्केट, बहुत बेहतरीन खाना वहाँ पर आपको खाने को मिलेगा, वेज नॉन वेज दोनों ही। तो ये हो गया लगभग 7,000 के आसपास का खर्चा यहाँ पर हमने कर दिया। 7 से 8,000 मान करके चलते कि खाने पीने में थोड़ा ज़्यादा खर्च कर दिया था। अब इसके बाद आते हैं कि जैसे ही हम लेह पहुँचे तो टैक्सी का फेयर हमको 500 देना पड़ा होटल तक जाने के लिए। तो ये हो गया लगभग 8,000, अभी भी 8,000 मान के चलते हैं। तो ये हो गया। एंड देन उसके बाद हमने 2,000 रुपये पे किया होटल के रूम का, ओके, फॉर वन नाइट। तो 2,000 रुपये हमने पे किया। उसमें हमको ब्रेकफास्ट मिला एंड डिनर मिला, लंच इंक्लूड नहीं था। अगर हम लंच करते तो हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता उसका। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो लगभग अभी यहाँ पर खर्चा हो गया 7, 8, 9,000, 10,000 मान करके चली कि हमने लद्दाख पहुंचते तक, लेह में स्टे करते तक हमारे 10,000 रुपये पूरे खर्च हो चुके थे। ओके, अगर आप इंडिविजुअल भी आ रहे हो तो भी आपको इतना खर्च पड़ेगा, आपको ये माइंड में रखना है बिल्कुल। तो
तो ये सारी चीज़ें हुई। अब इसके बाद आगे जैसे हमने क्या किया, हमारा तो प्लानिंग यही था कि यार हमको तो यहाँ रहना है, तो अगर आप यहाँ रहने नहीं आए हैं तो आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, अगर आप पैकेज में जाना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल्स के पैकेज भी होते हैं, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा बट आपको अच्छी फैसिलिटी शायद दे सकते हैं। कई तरह की गाड़ियाँ चलती है यहाँ, इनोवा में आपको लेकर के जा सकते हैं, राइट, इनोवा है, जाइलो है, इस तरह की 4 व्हीलर में आपको लेकर के जा सकते हैं बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में। एंड द सेकंड थिंग, अगर आपको बाइक राइड का मजा लेना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ पर बाइक में राइड किया है, तो मुझे लगता है जिंदगी में सबसे बेहतरीन अगर आपको मजा आने वाला है बाइक राइडिंग, तो दैट इज लद्दाख यार। क्योंकि जब हिमालय पर्वत है, लद्दाख रेंज है, जंस्कर रेंज है, इनके बीच में जब आप बाइक राइडिंग करते हैं, तो जिस तरीके से पहाड़ों को काट करके रास्ता बनाया गया है, और जो वादियां हैं और जो बर्फीले पहाड़ देखने को मिलते हैं, जो ठंडी हवाएं चलती, दैट इज ऑसम। मतलब मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई टूर पैकेज ले एंड आप 4 व्हीलर में जाए। हो सकता है कि 4 व्हीलर का अपना अलग मजा हो, ये हो सकता है, मैं इसे बिल्कुल मना नहीं करूंगा, बट आपको अगर सही मायने में असली मजा उठाना है तो यार आपको बाइक राइड करनी चाहिए। मैं खुद 4 व्हीलर राइड करता हूँ और मुझे 4 व्हीलर चलाना पर्सनली बहुत पसंद है एज कम्पेयर टू बाइक, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बाइक राइडिंग का असली मजा उठाना है तो मस्ट विजिट लद्दाख एंड राइड बाइक। पूरा सफर आप बाइक से तय करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये हुआ, तो अभी तक हमने 10,000 रुपये खर्च कर दिए हैं होटल तक के। अब देखते हैं कि बाइक का रेंट क्या है, राइट। अब आपको अलग से मैं शायद बता दूंगा कि क्या होता है, जो लद्दाख का जो मैप है, आप जब भी राइड कर रहे हो तो आपके पास मैप रेडी होना चाहिए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या आपका स्पॉट होगा, कहाँ कहाँ आपको जाना है। तो मैं आपको बता दूं 4 डिफरेंट लोकेशन है। जैसे ये पूरा मेरा एक बॉक्स है रेक्टेंगल, इसमें अगर मैंने लद्दाख का मैप रखा हुआ है तो एक ईस्ट में डायरेक्शन जा रहा है, एक वेस्ट में जा रहा है ना, साउथ नॉर्थ, इस तरीके से डायरेक्शन में अलग अलग रूट है पूरा घूमने के लिए, राइट। आपको नुब्रा वैली जाना है तो अलग रूट है, पेंगोंग लेक का अलग रूट है, राइट। जंस्कर का तो कारगिल होते हुए आपको जाना पड़ता है, रिटर्न के लिए भी कारगिल होते हुए आना पड़ता है, तो जंस्कर हमने स्कीप कर दिया अपने टूर से क्योंकि बहुत लंबा रूट है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बट आप अगर अच्छा टाइम लेकर के आ रहे तो वाया कारगिल होते हुए जंस्कर भी जा सकते हैं। मोस्टली लोग सो मोरिरी लेक नहीं जाते, पैकेज में आपको सो मोरिरी लेक नहीं मिलता है, लेकिन आप पर्सनली अगर जा रहे तो सो मोरिरी लेक भी जा सकते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर साइड में पड़ता है। तो अब तो हम नेक्स्ट ट्रिप में वही जाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब जैसे मैंने बताया 4 अलग अलग डायरेक्शन में आपको जाना है, तो अलग अलग डे ही प्लान करना पड़ेगा। तो अब मेन मुद्दे पे आ जाती है कि यार बाइक का रेंट कितना है। तो यहाँ पर आपको बाइक का रेंट पड़ना है, हम पूरा सफ़र एवेंजर से तय कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये कि एवेंजर हमको काफ़ी कंफर्टेबल लगती है, इसका माइलेज काफ़ी अच्छा मिल रहा है, हमको 40 किलोमीटर पर लीटर का हमें माइलेज मिल रहा है, तो इससे अच्छी बाइक हो ही नहीं सकती। और मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे मिथ फैले हुए कि यहाँ पर आप आ रहे भैया लद्दाख तो आपको रॉयल एनफील्ड ही चलानी है, हिमालय ही चलानी है, तो उस पर मत जाइए। हाँ, कुछ एलिवेशन ज़्यादा होने की वजह से, ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हमको एवेंजर में थोड़ा सा एक चीज़ देखना पड़ता है कि फर्स्ट गियर में चलाना पड़ता है, और फर्स्ट गियर में यार जब आप ऊंचाई में चलाए तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट या सेकंड में ही चलाना है। तो ये चीज़ें तो होंगी, बट आपको रॉयल एनफील्ड में माइलेज थोड़ा कम मिलेगा। मैंने तो देखा है कि जो 500 सीसी की जो गाड़ियां हैं उसमें 13-14 का ही माइलेज मिलता है, कहाँ 13-14 का माइलेज और कहाँ 40 का माइलेज, ठीक है। तो हमने जब राइड किया हमको 40 का ही माइलेज मिला, उससे कम का नहीं मिला है। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ऐसा नहीं कि हाई एलिवेशन में जा रहे हैं, ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा है तो हमें माइलेज कम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बाइक के रेंट पे आते हैं कि हम जो फर्स्ट डे हमने जो बाइक रेंट पे ली एवेंजर, दैट वॉज 800 पर डे। 800 पर डे हमको पड़ा था, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट टाइम हमको पड़ा क्योंकि वो जस्ट बिगिनिंग ऑफ द सीजन था। तो ये मान कर चलिए कि हमको फर्स्ट टाइम में 800 मिल गया, लेकिन बाद में उसका कॉस्ट बढ़ गया। जब हम एक वीक गैप करके जब हम आफ्टर 15 डेज जब हम लेने के लिए गए तो वही चीज़ हमको 1000 रुपये पड़ी। तो एवेंजर का रेट ये मान कर चलिए 1000 से 1200 के बीच में आपको मिलेगा इस टाइम पे। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अब अदर आपको बाइक्स में जाना है, जैसे रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक में जाना है, देन आपको पे करना पड़ेगा 1200 से 1300 के बीच में। एंड जैसे आप हायर आप जाते हैं, तो अगर आपको 500 सीसी में जाना है तो 1600 आपको पे करना पड़ेगा। आपको हिमालय में जाना है तो आपको 2000 रुपये 1800 रुपये तक पे करना पड़ेगा। 2500 भी जा सकता है, इट डिपेंड्स ऑन सीजन का पीक क्या चल रहा है। जितने ज़्यादा ट्रेवलर्स होंगे यहाँ पर बॉस, यहाँ पर रेट बहुत हाई होने वाले हैं।
एंड अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत आसानी से सस्ते में नहीं पड़ जाएगा टूर, तो ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। आपको ये मान करके चलिए, अगर आप यहाँ से एक हफ्ते के लिए अगर आप ट्रिप में आ रहे हैं तो यू मस्ट हैव 25,000 फॉर वन पर्सन। 25,000 रुपए आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो चीज हुई बाइक की रेंट की बात। तो अब आप अपना बजट इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हमने एवेंजर यूज करी, तो यार मैं सच बता रहा हूं, अभी तक मैंने जितने टूर किए हैं, हमारा जो अभी लास्ट टूर होने वाला है, ये कुल मिलाकर के अगर मैं सिर्फ टूर का पकड़ू, बाइक का रेंट, ओके, पेट्रोल एंड लॉजिंग, होम स्टे, जो भी किराया लगना है, खाना पीना, ये सब मिलाकर के मेरा अकेले का खर्चा 15,000 में निपट जाना है यहाँ पर, ओके। बहुत मतलब चारों डायरेक्शन घूम करके लद्दाख के। अब इसके अलावा मैंने इसमें आपका ट्रेन टिकट एंड फ्लाइट टिकट नहीं जोड़ा है। ये मिला करके आप मान कर लीजिए 25,000 रुपए एक व्यक्ति को खर्चा आना है। एंड अगर आप खुद का बाइक राइड करते हो अपने शहर से आ रहे, तो अब आप देख लीजिए आपको कितना पेट्रोल लगेगा, माइलेज क्या, ये सारी चीजें आप खुद तय कर सकते हैं। बट ये मान करके चलिए कि आपको 25,000 रुपए एक व्यक्ति का खर्चा यहाँ पड़ना है, मतलब पड़ना है आपको, अगर अच्छे से घूमना फिरना है। हाँ, इस 25,000 में थोड़ी बहुत आपकी शॉपिंग भी हो जाएगी, ये चीज मैं आपको बता दूं। अब शॉपिंग करने के अपने भी तरीके होते हैं, किसी को कुछ जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करी तो आप 50,000 भी कम पड़ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें, इसका आप पूरा ध्यान रखें। तो हम लगभग सारी चीज़ें घूम चुके हैं, हमारा लास्ट ट्रिप अभी होने वाला है। तो जैसे मैंने आपको बाइक का रेंट बता दिया, इतना इतना रेंट पड़ेगा, पेट्रोल का खर्चा, अब कितना माइलेज दे रही गाड़ी उसके ऊपर आपको पड़ने वाला है। तो ये मैं एक्जैक्टली ये नहीं बता सकता कितना खर्चा पेट्रोल का पड़ेगा। होम स्टे, अब यहाँ पर होटल्स की बात कर लेते हैं, होटल के रेंट एक आमतौर पर कितने होते हैं। तो हम 800 रुपये वाले रूम पर भी रुके हैं, ओके, 800 रुपये हमने पे किया, खाने का अलग पे किया है। खाने में आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है कि यहाँ पर ज़्यादातर खाने में चाउमीन, राइट, मोमोज, फ्राइड राइस, यही सब मिलता है। दाल चावल सब्जी कम जगहों पर मिलता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको निराशा हो सकती है। बट खाना यहाँ का लोकल खाना आप बिल्कुल एंजॉय करिए, कुछ ना कुछ नया भी एंजॉय करना चाहिए। इसी को तो बोलते हैं ना एडवेंचरस लाइफ, कुछ एंजॉय कर रहे, कुछ नया खा रहे, कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो नई जगह जा रहे तो कुछ ना कुछ थोड़ा तो आपको वो करना पड़ेगा। और आपको स्पेशल हिदायत देना चाहूँगा वाइल्ड ट्रैवलिंग कि यार मैं पहले आपको करीब से मेरा चेहरा दिखा दूं कि मेरे चेहरे का क्या हाल है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से मेरी स्किन जो है फट चुकी है, पूरी ख़राब हो चुकी है ना। इस साइड भी अगर आप देखें तो मेरी स्किन थोड़ी डेड हो चुकी है, और मेरी नोज़ पर भी काफ़ी सारे ब्लैक मार्क्स आ चुके हैं। इसका रीज़न ये है कि जब फर्स्ट टाइम हम टूर पर गए तो क्या हुआ कि मौसम काफ़ी अच्छा होता है, ठंडा तो है, बट कई बार क्या इतना भी ठंडा नहीं लगता। हमें क्या इंजॉय करने का मन करता है कि यार आज तो मस्त ऐसे बिना हेलमेट के गाड़ी चलाऊंगा, बिना कवर किए गाड़ी चलाऊंगा। तो इसके चलते क्या होता है बॉस, आपको शायद उतना ठंडा महसूस ना हो, ऐसा लगे कि थोड़ा सा नॉर्मल ही है टेम्परेचर, इतना हम झेल सकते हैं। बट होता है क्या, यहाँ का वातावरण अलग ही है, वो आपकी स्किन को पूरा फाड़ के रख देगा। तो मेरे साथ यही हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट ट्रिप से आने के बाद एकदम से तुरंत तो मुझे ये चीज़ असर महसूस नहीं हुई, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो जब नेक्स्ट डे, जब घर आने के बाद जब मैं नेक्स्ट डे उठा तो मैंने देखा मेरा पूरे चेहरे की बैंड बजी हुई थी, ये पूरा माथा पूरा फट चुका था, एकदम स्ट्रेस्ड हो चुका था, स्किन जम चुका था, एंड नाक से लेकर पूरा चिक्स, ये पूरा एरिया मेरा हालत ख़राब थी। तो इसको ठीक होने में हाँ, अब अगर मान लो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि अगर आपका माथा वाथा फट गया है, स्किन फट गई है, तो आपको उसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत बड़ी गलती ये करी थी कि जो जो स्किन निकल रही थी मैंने उसे अपने हाथों से निकालता गया, इसके चलते क्या कुछ कुछ ब्लैक मार्क्स यहाँ पर आ गया। मुझे नहीं पता वो हटेंगे या नहीं हटेंगे, तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। और मैं आपको स्पेशल एडवाइस दूंगा कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है बर्फीली वादियों में चले जाए, बर्फीले पहाड़ देख करके आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं जायज़ कि अरे मैं तो खूब खेलूँ इस बर्फ़ में, खेलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने चेहरे का पूरा ख्याल रखिए, ज़्यादा तेज को खुला मत रखिए, स्किन फट जाएगी, फिर आपको खुद को बुरा महसूस होगा कि मैं ऐसे इस हालत में घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, वॉटेवर जो भी। ओके, तो इसका पूरा ख्याल रखिए। हाँ, अगर आपको ट्रैवल करना है तो सनस्क्रीन क्रीम लगा करके घूमिए, और बीच बीच में हर थोड़ी देर में जैसे जैसे वो ड्राई होते जाता है आप वापस से अप्लाई करते जाइए सनस्क्रीन। थोड़ा महंगा आएगा, 450 की क्रीम आएगी, बट वो ज़्यादा ज़रूरी है यार, क्योंकि यहाँ की धूप भी अलग है, यहाँ का वातावरण अलग है, सब चीज़ अलग है। और क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है भाई, तो कुछ कुछ चीज़ें आप अपने साथ रख सकते हैं। डायमॉक्स जैसी एक क्या टैबलेट आती है, दवाई आती है, वो माउंटेन सिकनेस के लिए काम आती है, उसे यूज़ किया जाता है। तो आप चाहे तो उसे बैकअप के लिए रखिए। अपना फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखिए, हमने भी अपना फर्स्ट एड बॉक्स रखा है जिसमें मैंने सोफ्रामाइसिन रखा है, बीटाडीन रखा है, कॉटन रखा है, पट्टी रखी है लगाने के लिए, मैंने विक्स भी रखा हुआ है,
है ना, और सनस्क्रीन भी रखा हुआ है, वैसलीन भी रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप रखिए, ये बहुत मैंडेटरी पार्ट है। फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर लेकर, कभी भी कुछ भी हो सकता है बाइक राइडिंग के दौरान, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा रहता है, कई बार गड्ढे वाले पत्थर वाले भी मोड़ मिलते हैं, तो भूल चूक से भी कोई दुर्घटना हो जाती है, वो चीज़ आपके काम आएगी। हर सफ़र में आप ये सारी चीज़ें अपने पास रखिए। और यहाँ पर कचरा मत कीजिए कहीं भी। कुछ लोग क्या है, बॉटल पानी पीते हैं फेंक देते हैं, जस्ट डोंट डू दैट यार, कि आप अपना पानी का बॉटल लेकर के आओ, सिर्फ दोबारा फिल करो। हाँ, आप सफ़र में हो, आपको प्यास लग रही है, तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि हम रास्ते का पानी, हमने तो सच बात बता रहा हूँ मैं, टूर पे हमने क्या किया, क्योंकि पहाड़ों से बहकर आता है पानी, साफ़ सुथरा पानी होता है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए। हमने वही किया, हमने ये नहीं सोचा कि हमें फ़िल्टर पानी मिल रहा है या नहीं। जब पानी इतना साफ़ है तो सोचने की ज़रूरत क्या है यार, आप उसे बिल्कुल पी सकते हो। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप बिल्कुल बहते हुए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे चेहरा भी धो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बजट आप ध्यान पे रखिए कि लगभग आपको 25,000 रुपये एक व्यक्ति को चाहिए घूमने के लिए। आप आराम से 1 हफ्ता यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, देन आप वापस जा सकते हैं। और जो यहाँ रहने आए हैं उनको तो ईमान की चलिए 35,000 पड़ जाएगा। ओके, 1 महीना रहते, 2 महीना, वट एवर, जितना भी रहना चाहते हैं, तो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये सारी चीज़ें शॉपिंग वॉपिंग सब उसने में हो जाएगी। और बहुत अच्छे से आपको ग्रैंड टाइप से रहना तो यार 50,000 रुपये एक व्यक्ति के हिसाब से लेकर के आइए, मैं यही सजेस्ट करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखिए, स्किन का पूरा ख्याल रखिए, बिना सनस्क्रीन के मत घूमें, हेलमेट ऑल टाइम वेयर किए करें। अगर थोड़ा आपको कई जगह ऐसा भी होगा, जैसे हम कारगिल जाते हैं, हमको थोड़ा गर्म एनवायरनमेंट महसूस होने लगा था, तो मैंने तो बिल्कुल हेलमेट रिमूव कर दिया था, मैंने हेलमेट पहनना बंद कर दिया था। बट उसका रिजल्ट मुझे देखने को मिला कि यार स्किन तो बार बार फट जाती है। तो एटलीस्ट आप नहीं भी वेयर करें तो एटलीस्ट आप अपने पूरे फेस को कवर करके रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बजट बता दिया है, आगे चल के मैं आपको रूट भी बता दूंगा कि लद्दाख में कहाँ कहाँ घूमना है, कौन कौन सा रूट जाएगा, कौन कौन सा स्पॉट पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, सारी मैंडेटरी चीज़ें आपको बता दूंगा। और बाकी आप मेरे वीडियोस तो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और तब तक के मेरे साथ बने रहिए टूर विद एलेक्स शाक्य।